आज हम लोगों का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके पहले तक हम लोगों ने लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसको कैसे बचाया जाए वो भी हम लोग जान चुके हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते थे हम लोग ये भी जान चुके हैं। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का पढ़ेंगे। हालांकि टॉपिक लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक दो टॉपिक और है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी हमारा चैप्टर के हेडिंग में था, तो इसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। It refers to plant communities growing naturally without man aid and have been left undisturbed by humans for a long time. Natural vegetation का मतलब होता है जितने भी प्रकार के प्लांट आपको दिख रहे हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के आपको प्लांट दिख रहे हैं, और ये प्लांट यदि नेचुरली ग्रो कर रहा है, यानी कि अपने आप, इसको ना ही खाद ना ही पानी एनिमल यानी कि किसी प्रकार से इसको ह्यूमन बीइंग कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो नेचुरली ही ग्रो कर रहा है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसको काटा नहीं जा रहा, उसको परेशान नहीं किया जा रहा पेड़ पौधों को, इसी को हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। एक लाइन में यदि बताना तो कैसे बताएंगे? पूरे के पूरे प्लांट जो कि नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, उसके ग्रोथ में किसी भी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का जरा सा भी रोल नहीं है, इसी को हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका हो सकता है? फॉरेस्ट का, जंगल का। क्या जंगल को प्लांट यानी कि जंगल में जो प्लांट होते हैं क्या वो आदमी लगाता है? क्या उसको जाके पानी आदमी देता है? क्या नहीं, वो अपने आप ग्रो करता है। तो वो हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब वाइल्ड लाइफ क्या होता है देख लो। इट रेफर्स टू ऑल एनिमल्स लाइक मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा विच फॉर्म लाइफ इन द नेचुरल एंड अनडोमेस्टिकेटेड स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ का सिंपल सा मतलब है इस पृथ्वी पे जो भी आपको जानवर दिखते हैं, चाहे वो मैमल हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो, इंसेक्ट हो, जो भी है, यदि वो अपने सराउंडिंग में अपने आप यदि वो ग्रो कर रहा है, नेचुरली ग्रो कर रहा है, उसको ग्रोथ करने में जरा सा भी ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं है, उसको हम लोग कह देंगे वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया प्लांट के बारे में, और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया जानवरों के बारे में। और दोनों का दोनों ग्रो करेगा कहाँ पे? यानी कि नेचुरली ग्रो करेगा, इसमें जरा सा भी ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं होगा, इसी को हम लोग कह देंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन हमारा वर्ड है प्लांट के लिए, और वाइल्ड लाइफ हमारा टर्म है एनिमल के लिए। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विच इज नॉन एज बायोस्फीयर। याद कीजिए अपना क्लास 7 याद कीजिए। क्लास 7 में हमने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं? बायोस्फीयर कह देते हैं। और बायोस्फीयर में ही हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि बायोस्फीयर हमारा वो एरिया है धरती पे जहाँ पे कि हवा, पानी, सब कुछ हमारा अवेलेबल है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर का सिंपल सा मतलब समझिए जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यानी कि लैंड पे, तो यहाँ पे हर प्रकार का एनिमल, हर प्रकार का प्लांट अपने आप में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, यानी कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। पॉन्ड को बायोस्फीयर, बिल्कुल पॉन्ड हमारा बायोस्फीयर में आएगा, बिल्कुल पॉन्ड हमारा बायोस्फीयर में आएगा। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हमारा सब चीज़, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर कोई आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर सब कोई निर्भर है। ठीक है, आगे। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज द इकोसिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक जानवर दूसरे पे डिपेंड है, वो वाला किसी और पे डिपेंड है, वो वाला किसी और पे डिपेंड है, यानी कि हर कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे जंगल में हिरन किसके ऊपर डिपेंड है? घासों के ऊपर। जंगल में शेर किसके ऊपर डिपेंड है? हिरन के ऊपर। देख लो यहाँ पे हर कोई दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, इसी को हम लोग कह देते हैं पूरी तरीके से इकोसिस्टम। ठीक है ना। अच्छा, इकोसिस्टम का अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहें तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हमारा एक तालाब भी हो सकता है, क्योंकि तालाब में जो मछली है उसको भी कोई खाएगा, मछली भी किसी चीज़ को खाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा तालाब भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, हमारा जंगल जो है वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम लोग आपस में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये भी हमारे पास एक अपना इकोसिस्टम है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से आपस में क्या है? कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा का ज़रूरत है, आप कपड़े के दुकान में जाएंगे,
आपको सब्जी का जरूरत है, आप सब्जी की दुकान में जाएंगे। मतलब कि हर कोई यहाँ पे एक दूसरे से डिपेंडेंट है। आगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। बिल्कुल भाई, वैल्यूएबल है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास प्लांट नहीं होगा, क्या सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर कोई हमारे लिए बहुत ही कीमती है, यानी कि बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर। प्लांट हमको क्या देता है? टिम्बर देगा। टिम्बर का मतलब बड़े बड़े लकड़ी, मोटे मोटे लकड़ी देंगे। शेल्टर देगा, घर देगा हमको रहने के लिए। प्लांट यानी कि हमारा घर भी आज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्लांट से बनते हैं। जैसे यदि आपको मौका मिले ना वैसे एरिया में जाने का जो कि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा जहाँ पे कि बर्फ़ और ज़्यादा गिरता है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ईटा का यानी कि ईटा पत्थर से बना हुआ घर कम है, बल्कि लकड़ी से बना हुआ घर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो हमको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फ्रूट हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया, पेपर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब का सब हमको अपने प्लांट से मिलता है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, ऊल, हनी एटसेट्रा। ये सब हमको कहाँ से मिलेगा? वाइल्ड लाइफ से मिलेगा, जानवरों से मिलेगा। तो चाहे वो हमारा पेड़ पौधा हो या फिर चाहे हमारा एनिमल हो, सब कोई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब यदि ना रहे ना तो ह्यूमन बींग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ पे हमारे पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे कम है, या फिर कहाँ कहाँ पे मीडियम है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, देखा जाए क्या है इसके बारे में लिखा हुआ। देखिए, कंजर्वेशन है, उसके बाद फिर हम लोग उसको लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं क्या है। The growth of vegetation depends on land, soil, rainfall, temperature and moisture। देखिए, प्लांट कहाँ पे उगेगा कहाँ पे नहीं उगेगा, क्या ये अपने आप डिसाइड होता है? नहीं। जहाँ पे ज़मीन अच्छा होगा, वहाँ का मिट्टी अच्छा होगा, वहाँ पे बरसात अच्छा होता होगा, वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, वहाँ पे एक नमी बना हुआ रहता होगा, यानी कि पानी इजली अवेलेबल हो वहाँ पे। ऑब्वियस ये बात है, जहाँ पे ये सब कुछ होगा वहीं पे हमको प्लांट यानी कि पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे मिट्टी ही नहीं है अच्छा, कहीं पे बरसात ही अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या वहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे? नहीं देखने को मिलेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा पेड़ पौधे आपको ज़्यादातर वहीं पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल हो। लैंड, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, मॉइस्चर। आगे, द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टंड्रा। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेशन के टाइप हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, स्क्रब्स हो गया और टंड्रा हो गया, ये सब का सब वेजिटेशन का टाइप है। मतलब कि इसमें आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। आगे, वेयर देयर आर हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज आर ग्रोन। देखिए, जहाँ पे बरसात सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ये बात है, पेड़ पौधे भी वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ, कभी आपको मौका मिले जम्मू कश्मीर जाने का, तो वहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ना पेड़ पौधे बहुत हैं। जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहली बात पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हरियाली भी बहुत है। तो जहाँ पे बरसात ज़्यादा होगा वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस ही बात है। आगे उसके बाद लिखा हुआ है when the amount of moisture decreases the size of trees and their density reduces। जहाँ पे बरसात बहुत कम होगा, वहाँ पे नमी नहीं होगा, वहाँ का ट्री का जो साइज होता है ना उतना ज़्यादा बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बताऊँ, जम्मू कश्मीर के प्लांट यदि आप देखेंगे ना तो आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा भी प्लांट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी उसको लगातार मिलता रहता है, नमी बना रहता है। वही यदि आप राजस्थान के पेड़ पौधे देखेंगे तो उतने बड़े आपको नज़र नहीं आएंगे, मीडियम साइज़ का वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतना बरसात नहीं होता है और वहाँ पे उतना नमी भी नहीं है। और समझ आ रही है? इसको आप ऐसे समझिए, यदि बचपन में आपको अच्छा खाना नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, तो क्या आपका आज इतना हाइट हो पाता? आपका हाइट बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। तो कोई बच्चा बौना क्यों रह जाता है, उसका हाइट क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसके बचपन में ही खाने पीने में कमी आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जहाँ पे पानी अच्छा होगा वहाँ के पेड़ बड़े लंबे लंबे होंगे, अच्छा होगा, हरा भरा होगा, हेल्दी होगा। और जहाँ पे पानी कम होगा, रेनफॉल बरसात कम होंगे, वहाँ के पेड़ पौधे आपको मीडियम साइज़ के नज़र आएंगे। आगे देखा जाए,
Forests are broadly classified as evergreen forest and deciduous forest depending on when they seed their leaves. अब यहाँ पे फॉरेस्ट को ना दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हमारा पहला फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। इसको किस बेसिस पे बांटा गया है? इस बेसिस पे बांटा गया है कि ये जंगल अपने पत्तों को कब गिराते हैं नीचे। जैसे इंडिया में अक्सर हमारा जो ऑटम सीजन है, यानी कि बरस जाड़े वाले सीजन में आप देखते हैं कि पेड़ पौधे का जो पत्ते होते हैं वो अक्सर नीचे गिरते रहते हैं, ऑटम सीजन में खास करके पतझड़ वाले में। तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट को किस बेसिस पे बांटा गया है? इस बेसिस पे बांटा गया है कि वो अपने पत्तों को कब नीचे गिराते हैं, यानी कि कब वहां पे पतझड़ आता है। इस बेसिस पे एवरग्रीन और डेसिडियस कर दिया गया है। चलो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो एक ही बार में, यानी कि एक ही महीने के अंदर अपने सारे पत्ते नहीं गिरा देते हैं। यानी कि ये अपना पत्ता जो है ना, जैसे जैसे इसका पत्ता पुराना होता जाएगा वैसे वैसे अपने पत्ते को नीचे गिराते जाएंगे। जैसे हमारे ऑटम सीजन में क्या होता है, पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं एक ही बार में। एक ही बार में नहीं, मतलब महीने तो लगते हैं, लेकिन एक महीने के अंदर लगभग पूरा का पूरा पेड़ का पत्ता नीचे गिर जाता है। लेकिन एवरग्रीन में ऐसा नहीं है। एवरग्रीन में यह है कि यदि पत्ते हैं पेड़ में तो कुछ पत्ते इस महीने गिरेंगे, कुछ पत्ते अगले महीने, कुछ पत्ते अगले महीने, फिर अगले महीने, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कभी भी आपको पेड़ बिल्कुल का बिल्कुल बिना पत्ता का दिखेगा ही नहीं। हर बार वहां पे आपको पत्ता नजर आएगा ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि क्या सर वहां पे कभी पत्ते नीचे नहीं गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, लेकिन एक ही बार में सारे नहीं गिरते हैं। एक बार गिरा वो दोबारा उग जाएगा, फिर दूसरा गिरेगा, फिर ये उग जाएगा, फिर दोबारा गिरेगा, यानी कि वहां पे हर बार आपको पेड़ पौधे जो है ना हरे भरे नजर ही आएंगे। इसीलिए इसका नाम है एवरग्रीन, मतलब कि हमेशा ग्रीन रहता है, हमेशा। ठीक है, आगे डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में क्या कहा गया, देखो डिसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट जो है ना किसी एक पर्टिकुलर सीजन में अपना सारा पत्ता नीचे गिरा देगा। जैसे ऑटम सीजन सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा इसमें। ऑटम सीजन में डेसिडियस फॉरेस्ट पूरा का पूरा अपना पत्ता नीचे गिरा देगा और उसके बाद फिर वो नया पत्ता अपना बनाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या मालूम चल गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि वो अपना पत्ता एक ही बार में नहीं गिराएगा, वो हर बार धीरे धीरे गिराएगा और हर बार उसमें नया नया पत्ता आता रहेगा। लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट में ये होता है कि अपना एक ही सीजन में पूरा का पूरा पत्ता गिरा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑटम सीजन, ठीक है, लेकिन एक ही बार गिरा देगा तो फिर एक ही बार इसमें ग्रो भी हो जाता है, ये भी बात है। बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब इन दोनों फॉरेस्ट को फिर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। किस आधार पे कि आखिर ये पाया कहाँ पे जा रहा है, लोकेशन इसका क्या है। तो लोकेशन के बेसिस पे एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल और टेम्परेट के नाम पे डिवाइड किया गया है। कोई डाउट इसमें? चलिए इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम लोग कैसे पेड़ पौधों को और जानवरों को बचा सकते हैं। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।